डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसा कि हमारा दूसरा चैप्टर था मानव कार्य की, फर्स्ट का दूसरा चैप्टर था मानव का पाचन तंत्र। तो उस पाचन तंत्र के अंदर हमने इससे पहले पढ़ा था कि पाचन तंत्र है वो मुख्य रूप से किन किन से मिलकर बनता है। तो वहाँ हमने चर्चा की थी कि पाचन तंत्र है वो आहार नाल और पाचन ग्रंथियों से मिलकर बनता है। फिर उसके बाद में हमने बारी बारी से पाचन तंत्र मतलब आहार नाल के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न अंगों के बारे में चर्चा की थी, और जिसमें अपना पहला क्या था, मुख है, और मुख के बाद में क्या था, मुख गुहा। और उस मुख गुहा के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि जिस प्रकार से ऊपरी तालु, निचला तालु, ऊपरी जबड़ा, निचला जबड़ा, और उसके पश्चात हमने जीभ की संरचना है उसके बारे में बताया था कि जीभ के ऊपर क्या पाए जाते हैं, पेपिला पाए जाते हैं, अर्थात मतलब वहाँ पर स्वाद कलिकाएं, बर्ड्स पाई जाती हैं जो कि स्वाद का ज्ञान कराती हैं, जिसके अंदर हमने अलग अलग विस्तार से हमने सर्कमवेलेंट वेली पेपिला पढ़ा था, फंजीफोरम, फिलीफोरम और फोलिएट जिसका कि अभाव था। तो ये सारे हमने लास्ट वीडियोज के अंदर, इस चैप्टर के लास्ट वीडियो जो हो चुके उनके अंदर हमने चर्चा की। अब उसके बाद में हमने की थी कि मुख गुहा का एक पार्ट और था दांत, और उस दांत के बारे में हमने ये सब पढ़ लिया था कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और दांतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मनुष्य के दांतों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। और वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मनुष्य के दांत होते हैं वो मुख्य रूप से 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है कि वो थिकोडोंट होते हैं, ग्रदंती होते हैं। फिर था द्विबारदंती कि वो मतलब कि जीवन काल के अंदर 2 बार आते हैं इसलिए वो द्विबारदंती होते हैं। तीसरी विशेषता थी विषमदंती, हेट्रोडोंट्स, अर्थात संरचना के आधार पर जैसा कि अपन देखते हैं कि दांत होते हैं वो दांत मतलब कि एक समान प्रकार के नहीं होते, अर्थात अलग अलग संरचना होने के कारण से वो क्या कहलाते हैं, विषमदंती कहलाते हैं। और फिर हमने इसके पश्चात, ये तो थी विशेषताएं, और इसके पश्चात हमने ये पढ़ा कि दांत हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, और हमने डेंटल फॉर्मूला भी पढ़ा था। ये सब हमने पढ़ लिया था। आज इस वीडियोज के अंदर अपन चर्चा करने वाले हैं दांत की संरचना के बारे में। किसके बारे में, दांत की संरचना के बारे में, कि दांत की जो आंतरिक संरचना होती है अर्थात उसमें क्या क्या भाग होते हैं और किस किस प्रकार से। तो ये विस्तार से अपन पढ़ने वाले हैं, दांत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रसनी, ग्रसिका और आमाशय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप बच्चों सामने ये जो मतलब कि डायग्राम देख पा रहे हो, ये है हमारी दांत की आंतरिक संरचना का चित्र है, मतलब दांत की संरचना का चित्र है। और जिसके अंदर इधर आप देखेंगे तो सबसे जो पहला भाग होता है ना अपना दांत की संरचना का, वो क्या होता है, शिखर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, शिखर, क्राउन भाग। देखो क्राउन क्यों बोल रहा है इसने, क्योंकि एक प्रकार से ताज की तरह होता है, जैसे मुकुट होता है उस तरीके से होता है। और ये जो भाग होता है ना वो हमारे मसूड़ों के बाहर का भाग है जो निकला रहता है अमूमन, मतलब मोस्टली रूप से जो अपन देखते हैं ना वो ये भाग है। तो ये ऊपर का भाग है जिसका मतलब जो शिखर भाग हो गया। दूसरा जो भाग है वो है अपना क्या, ग्रीवा भाग। कौन सा भाग है, ग्रीवा भाग है। और तीसरा जो भाग है जो कि मतलब कि अंदर की तरफ अर्थात पल्प गुहा के अंदर स्थित होता है जिसका नाम है जड़ भाग, और इसको अपन आधार भाग भी बोल सकते हैं, अर्थात इसी के सहारे से दांत होता है वो मसूड़ों के अंदर व्यवस्थित होता है। तो ये मुख्य रूप से दांत के 3 भाग हो गए। पहला कौन सा हो गया, शिखर भाग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, ग्रीवा भाग हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, जड़ भाग हो गया। ठीक है, ये 3 भाग है दांत की संरचना के आधार पर। फिर इसके पश्चात और क्या क्या है, देखो इधर देखो, ये है अपना इनेमल। क्या है भाई, इनेमल है। इनेमल क्या होता है, देखो दांत के ऊपर एक सफेद चमकदार एक आवरण होता है, हमारे दांतों के ऊपर एक सफेद चमकदार आवरण होता है, और जिसे अपन क्या बोल देते हैं, इनेमल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, इनेमल बोल देते हैं, जो कि बाहरी रूप से हमें दिखाई देता है। उसके पश्चात इसके अंदर का भाग मतलब इनेमल से जस्ट दांतों के अंदर का जो भाग होता है वो किसके, उसके ऊपर किसका आवरण होता है, डेंटिन का। किसका आवरण होता है, डेंटिन का आवरण होता है। उसके पश्चात इस डेंटिन के जो स्तर होते हैं ना, उस स्तर के अंदर एक गुहा पाई जाती है जिसका नाम है पल्प गुहा, पल्प कैविटी पाई जाती है। किसके अंदर, डेंटिन के आंतरिक स्तर के अंदर पल्प कैविटी पाई जाती है। इस पल्प कैविटी के अंदर संयोजी उत्तक का आवरण होता है। विस्तार से हालांकि हम पढ़ेंगे, मैं बताने वाला हूं आपको, लेकिन मुख्य रूप से बता रहा हूं कि संयोजी उत्तक होता है। उस संयोजी उत्तक का आवरण होता है, मतलब संयोजी उत्तक से निर्मित
एक मतलब पल्प गुहा के अंदर एक स्तर होता है, और जिस संयोजी ऊतक के अंदर क्या है, रुधिर वाहिनियां वगैरह, तंत्रिकाएं वगैरह ये सब होती हैं, और उसको अपन क्या बोल देते हैं, पल्प बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पल्प बोल देते हैं। और इस पल्प के अंदर क्या है, तंत्रिकाएं, तंत्रिका तंतु है, रुधिर वाहिनियां हैं, ये सब पाई जाती हैं। जैसा कि आपके डायग्राम के अंदर मैंने शो कर रखा है पल्प में उपस्थित तंत्रिकाएं एवं रुधिर वाहिनियां। और फिर इसके पश्चात क्या होती है, इस पल्प के अंदर अपन विस्तार से पढ़ने वाले की ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, और जिसके कारण से डेंटिन के स्तर में वृद्धि होती है, और मतलब कि दांत का निर्माण होता है, अर्थात दांत की मतलब कि जो भी संरचना है उसका निर्माण होता है। इसके पश्चात ये नीचे की तरफ ये है मसूड़ा है, फिर इसके पश्चात ये अस्थियों से निर्मित जो भाग है, जो कि मसूड़ों के अंदर का भाग है, और इसके मसूड़ों के अंदर का जो भाग होता है उसके ऊपर किसका आवरण होता है, सीमेंट का होता है, और ये मूलरंध्र अर्थात जड़ भाग हो गया। अब अपन क्या है, ये सब डायग्राम के अंदर आपने देखा। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पहला भाग होता है ना, वो क्या होता है, शिखर भाग होता है। शिखर, क्राउन। हाँ, एक मुख्य विशेषताएं जैसे इसके अंदर पढ़ेंगे। तो जो शिखर भाग होता है ना, वो दांत का वह भाग होता है, दांत का वह भाग जो मसूड़े से बाहर स्थित होता है। ठीक है बच्चों, ये मुख्य बात होगी शिखर भाग की। शिखर मतलब सबसे ऊपर वाला जो भाग है उसको अपन क्या बोलेंगे, दांत का शिखर भाग बोलेंगे। और इस शिखर भाग है ना, वो शिखर भाग की विशेषता क्या होती है कि यह भाग क्या होता है, मसूड़े से बाहर की तरफ स्थित होता है। फिर दूसरा जो भाग है वो क्या है, अपना ग्रीवा भाग, ग्रीवा। और ये किसमें होता है, मसूड़े के मध्य में स्थित भाग को क्या बोलेंगे, ग्रीवा बोलेंगे। ठीक है ना, बोले ये तो सबसे बाहरी भाग हो गया शिखर भाग, जो कि मसूड़े से क्या है, बाहर है। मसूड़े के मध्य भाग में जो है वो क्या है, ग्रीवा भाग है। और तीसरा जो भाग आ गया वो अपना क्या आ गया, जड़ भाग आ गया। क्या भाग आ गया, जड़ भाग। अब देखो जड़ है, जड़ बोले तो कहने का मतलब ये क्या है, मसूड़ों के अंदर स्थित वह भाग, मतलब आधारी भाग है, जो सबसे क्या होता है अंदर की तरफ, मतलब कहने का मतलब जो अस्थियां होती हैं उन अस्थियों की ग्रतिका मतलब ग्रत भाग के अंदर जो धसा हुआ रहता है ना, वो भाग कौन सा है, अपना जड़ भाग है। मतलब ये आधार भाग है, कहने का मतलब सबसे नीचे का भाग है, जो कि अस्थियों के अंदर मतलब जो ग्रतिका है, जो खड्डा है, उसके अंदर स्थिति होता है। अब इसके अलावा ये तीन भाग हो गए, ये सबसे ऊपर का, ये मध्य का, और ये सबसे आंतरिक स्तर हो गया अर्थात आधारी भाग हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि इनेमल क्या है, इनेमल के बारे में। तो इनेमल क्या होता है, दांत के ऊपर कहने दांत के शिखर भाग के ऊपर एक मोटा चमकदार स्तर होता है। जो शिखर भाग होता है मसूड़े के बाहर, उसके ऊपर एक मोटा चमकदार स्तर होता है। इस स्तर को अपन क्या बोलते हैं, इनेमल कहते हैं। ठीक है, और इसके नीचे की तरफ किसका होता है, मतलब इनेमल मतलब जो शेष दांत होता है ना, ये तो बाहरी भाग हो गया, और बाकी शेष दांत के ऊपर किसका आवरण होता है, डेंटिन का। किसका आवरण होता है, डेंटिन का। तो मसूड़े के बाहर जो दांत है, दांत का भाग, उसके ऊपर एक सफेद आवरण है, वो तो क्या हो गया, इनेमल। और मसूड़े के अंदर जितने भी दांत का जो शेष भाग है उसके ऊपर क्या हो गया, डेंटिन। तो ये आवरण होता है, और ये मतलब अपेक्षाकृत कैसा होता है, कोमल होता है। डेंटिन क्या होता है, कोमल होता है। इनेमल क्या होता है, कठोर भाग होता है। ठीक है ना, समझ में आया, क्या है समझ में। मुख्य रूप से पहले तो दांत के कितने भाग हो गए, तीन भाग हो गए। तो देखो तीन भाग क्रमश हैं। जो सबसे बाहर है, मसूड़े के सबसे बाहर है, वो कौन सा भाग है, शिखर भाग है। उसके पश्चात मसूड़े के मध्य भाग में है, वो क्या है, ग्रीवा भाग है। जड़ भाग क्या है, मसूड़े के अंदर की तरफ आंतरिक मतलब स्तर की तरफ, आंतरिक स्तर के अंदर जो पाया जाता है, जो आधारी भाग है, वो क्या है, जड़ भाग है। ठीक है, ये तीन भाग हो जाते हैं। फिर इसके पश्चात मसूड़े के बाहर जो भाग है ना, और उसके ऊपर जो चमकदार आवरण पाया जाता है, चमकदार जो कि क्या होता है, कठोर आवरण होता है, वो क्या है, इनेमल है। और इसके पश्चात जो शेष दांत है, जो कि मसूड़ों के अंदर स्थित है,
मतलब जिसके अंदर क्या आ गया, ग्रीवा और जड़ भाग आ गया, उसके ऊपर जो आवरण है जो कि कोमल आवरण होता है, कोमल स्तर होता है, वो क्या कहलाता है अपना, डेंटिन कहलाता है। समझ में आ गई बात, मतलब बाहर की तरफ इनेमल का और अंदर की तरफ डेंटिन का आवरण होता है। और कई बार देखो हमने या 10th में पढ़ा है या फिर इससे मतलब कि पूर्व की जो कक्षाओं के अंदर पढ़ा है कि हमारा मुख गुहा है, जैसे भोजन करने के पश्चात कई बार भोजन की जो कुछ कण है वो दांतों के अंदर शेष रह जाते हैं, और रात भर तक जब अपन मुंह साफ नहीं करते और रात भर तक वो मतलब कि मुंह के अंदर रहते हैं, तो जो मतलब हमारे मुंह के अंदर पाए जाने वाले जो जीवाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके साथ उन भोजनिक कणों के साथ क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, एसिड का, अम्ल का। और जिसके कारण क्या होता है, एसिड का निर्माण करने के कारण से एक तो वैसे ही हमारी जो मुख गुहा होता है उसका पीएच मान क्या होता है, अम्लीय होता है। मैं मोस्टली 5.5 5.6 के आसपास होता है, लेकिन जैसे और अम्ल का निर्माण होगा तो हमारा पीएच मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अर्थात हमारे मुख गुहा की पीएच क्या हो जाएगी, मतलब कम होने से अम्लीय माध्यम ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में वो जो अम्ल है, बनने वाला जो अम्ल है या जो अम्लीय माध्यम है, वो हमारे दांतों का जो ऊपर का आवरण होता है, जिसकी चर्चा हमने की, कौन सा आवरण है, इनेमल, और इसके ऊपर वो सीधा डायरेक्ट इफेक्ट करता है और इस आवरण को गला देता है। और इसकी वजह से कई दांत क्या हो जाते हैं, या तो मतलब दांत खराब हो जाते हैं, दांतों का क्षय हो जाता है, कहने वाला दंत क्षय हो जाता है और वो पीले पड़ जाते हैं, खड्डे वगैरह हो जाते हैं। तो ये जो इनेमल का जो कठोर आवरण होता है ना, मतलब हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है देखा जाए तो इनेमल, और ये इस कठोर भाग को कौन गला देता है, मतलब मुख गुहा के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो भोजनिक कणों के साथ क्रिया करके एसिड का निर्माण करते हैं, जिससे पीएच मान कम हो जाता है। तो ये इनेमल हो गया। फिर इसके पश्चात अपन बात करते हैं कि डेंटिन स्तर के अंदर, मतलब ये डेंटिन स्तर हो गया, ये भाग डेंटिन स्तर हो गया, और डेंटिन स्तर के अंदर कहने का मतलब है कि एक गुहा पाई जाती है, मतलब ये जो खाली भाग पाया जाता है, इस गुहा को अपन क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी, पल्प गुहा। और इस गुहा के अंदर संयोजी ऊतक से निर्मित, किससे, संयोजी ऊतक, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, हमारे शरीर के विभिन्न पार्ट्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है। तो इन संयोजी ऊतकों का जो स्तर होता है ना, उससे निर्मित होता है इसके अंदर का भाग। किसके अंदर का भाग, डेंटिन के अंदर का भाग, जिसको अपने क्या बोला, पल्प गुहा, पल्प कैविटी बोला। और इसके अंदर जो संयोजी ऊतक से निर्मित भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्प। और इस पल्प के अंदर क्या पाई जाती हैं, महीन तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। एक तो नर्वस सिस्टम, कहने का मतलब इसी भाग के द्वारा जो हमारा दांत है ना, वो शरीर के अन्य भागों के संपर्क में रहता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ही तो सेंस ऑर्गन जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, वो होता है। और इसी के अंदर संयोजी ऊतक से निर्मित, मतलब कहने का मतलब है रुधिर वाहिनियां वगैरह है वो होती हैं। तो कहने का मतलब है कि दांत को पोषण भी इसी माध्यम के द्वारा, इसी माध्यम से प्राप्त होता है। और यहाँ से जो सेंस ऑर्गन है, अर्थात कहने का मतलब तंत्रिका तंतु है, उनसे हमारे क्या है, सेंसरी, मतलब अर्थात जो संवेदनाएं हैं वो मतलब शरीर के अन्य भागों से दांतों को मिलना है या दांतों से अन्य भागों तक जाना है। तो कहने का मतलब इस जो पल्प भाग है, इस पल्प भाग के अंदर क्या पाई जाती है, तंत्रिकाएं और रुधिर वाहिनियों का जाल होता है। और इसके अलावा इसके अंदर डेंटिन में, कहने का मतलब डेंटिन के अंदर एक स्तर और होता है, और जिसके अंदर क्या पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलते हैं, दंत कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, दंत कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, ये दंत कोशिकाएं, ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं होती है, वो क्या होती हैं, डेंटिन के अंदर विभिन्न प्रकार की जालिकाओं के अंदर फैली हुई रहती हैं। और जिससे कहने का मतलब है जो कि हमारा डेंटिन भाग होता है, इसी भाग से दांत को क्या मिलता है, ऑक्सीजन वगैरह है या न्यूट्रिशन या पोषण वगैरह है, वो सब इनसे प्राप्त होता है। और जिसके कारण ही जो दांत होती है उसकी जो संरचना है, अर्थात उनके जो आकार है, उस आकार में वृद्धि होती है। ठीक है, अब इसके पश्चात बात आती है, मतलब ये हो गया अपना, मतलब दांत के इस प्रकार से विभिन्न पार्ट्स हैं और किस प्रकार से इसकी वृद्धि होती है, कहाँ पर क्या पाया जाता है। और जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब कि उम्र के साथ साथ हमारी दंत कोशिकाओं की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, मतलब दांत की जो वृद्धि रुक जाती है, और इनके बीच के अंदर का जो मतलब कि जो गुहा होती है उसका आकार, उस छिद्र का आकार भी क्या हो जाता है, पल्प गुहा का छिद्र भी क्या हो जाता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। तो कहने का मतलब अधिकांश दांतों का जो पूर्ण विकास है ना, वो डेंटिन की वृद्धि के पश्चात ही रुक जाता है। मतलब डेंटिन की वृद्धि रुक जाती है तो दांतों का विकास भी रुक जाता है। ठीक है, समझ में आया।
तो ये सब बातें थी किसकी, दांत की संरचना की, कि भाई दांत के अंदर 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भागों के अलावा जो सफ़ेद चमकदार आवरण होता है उसे अपन इनेमल का आवरण कहते हैं। शेष जो दांत होता है जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, उसके ऊपर जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, डेंटिन बोलते हैं। और डेंटिन के इस स्तर के अंदर जो एक गुहा पाई जाती है उस गुहा को अपन पल्प कैविटी या पल्प गुहा बोलते हैं। पल्प गुहा के अंदर संयोजी ऊतक से निर्मित जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं। और इस पल्प के अंदर क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार मतलब कि तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं विभिन्न प्रकार की, और रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, और जिसके कारण इसी भाग के द्वारा वो क्या करता है, संवेदनाओं को प्राप्त करता है, और इसके अलावा दांत को पोषण प्राप्त होता है। और इसी भाग के अंदर विभिन्न प्रकार की शाखान्वित कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको अपने क्या नाम दिया, दंती कोशिकाएं या ओडोंटोब्लास्ट कोशिका नाम दिया। और इसी ओडोंटोब्लास्ट कोशिका की वृद्धि से क्या होता है, दांत का निर्माण होता है या फिर दांत की वृद्धि होती है। तो कहने का मतलब डेंटिन के इस स्तर के अंदर जो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाएं हैं वो ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं का जो प्रवर्ध है वो डेंटिन की नलिकाओं के अंदर फैला हुआ रहता है, तथा ये कोशिकाएं ही क्या करती हैं, मतलब ऑक्सीजन वगैरह या न्यूट्रिशन जो पोषण वगैरह है वो दांत को अवेलेबल या उपलब्ध कराती हैं। तो इस प्रकार से वयस्क अवस्था के अंदर क्या है, उम्र के साथ साथ डेंटिन की जो वृद्धि रुक जाती है तो दांत का विकास भी रुक जाता है, और दांत के अंदर जो छिद्र होता है उस छिद्र का आकार भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये थी कहानी अपनी, क्या दांत की कहानी थी। अब इसके पश्चात जो अपना किसका, आहार नाल का, आहार नाल का जो कि चौथा भाग है, क्या है, चौथा भाग है, नहीं सॉरी तीसरा भाग है, वो क्या है अपना ग्रसनी, क्या है, ग्रसनी भाग है भाई, ग्रसनी फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है, ये अपना तीसरा भाग है। क्यों, क्योंकि मुख हो गया और मुख के पश्चात क्या हो गया, मुख गुहा हो गया। अब मुख गुहा के अंदर की चीजें थी ये सारी, ये मुख गुहा के अंदर पाई जा रही थी। जबड़े पढ़े हमने, या फिर जीभ के बारे में पढ़ा, या फिर हमने दांत के बारे में पढ़ा, तो ये सब किसके थी, मुख गुहा के ही पार्ट थे। अब मुख गुहा के पश्चात जो आहार नाल के अंदर जो तीसरा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, जो कि मुख गुहा के पीछे की ओर, जो कि मुख गुहा के पीछे की ओर शुरू होकर के और अंत में कहां तक जुड़ती है या कहां तक जाती है, ग्रसिका भाग तक जाती है। समझ में आया, मतलब कि मुख गुहा का जो पीछे का जो पृष्ठ भाग है वहां से शुरू होती है और ग्रसिका तक जुड़ी रहती है, क्या, ग्रसनी, ठीक है। और अब इस ग्रसनी के अंदर जो वेलेम पेलेटाई है, ग्रसनी के अंदर क्या होता है, वेलेम पेलेटाई, वो क्या करता है, वेलेम पेलेटाई भाग होता है जो क्या करता है, ग्रसनी को 2 भागों के अंदर डिवाइड करता है, 2 भागों के अंदर बांट देता है, किसको, ग्रसनी को। तो जो एक तो अधर भाग हो जाता है और एक क्या हो जाता है, पृष्ठ भाग हो जाता है। तो जो पृष्ठ भाग होता है वो तो क्या होता है, नासाग्रसनी, पृष्ठ भाग में तो क्या हो जाता है, नासाग्रसनी। और जो अधर भाग होता है, अधर कक्ष होता है, उसको क्या बोलते हैं अपने, मुखग्रसनी। मुखग्रसनी एक तो क्या हो गया, पृष्ठ भाग, पृष्ठ भाग तो क्या हो गया, नासाग्रसनी, नासाग्रसनी मतलब ग्रसनी है वो हमारे जो नासा मतलब कि अर्थात जो नाक होते हैं उससे भी जुड़ी हुई रहती है। और जो एक होता है पृष्ठ भाग के अलावा क्या होता है, अधर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, अधर भाग। तो अधर भाग किसमें होता है, मुख भाग में, मुख ग्रसनी, मुखे ग्रसनी, ठीक है। कहने का मतलब है कि भाई मुख गुहा का जो पृष्ठ भाग है वो एक नली के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। और ये ग्रसनी है वो यहाँ से मुख गुहा के पृष्ठ भाग से शुरू होकर के कहाँ तक जाती है, ग्रसिका तक जाती है। और इस ग्रसनी के अंदर जो वेलेम पेलेटाई जो स्तर है वो क्या करता है, वो मतलब कि इस ग्रसनी को 2 भागों में बांट देता है, एक पृष्ठ भाग और एक अधर भाग। जो पृष्ठ भाग होता है वो क्या है, नासाग्रसनी बनाता है, मतलब ग्रसनी का ही भाग है, लेकिन जो नाक के अंदर का जो भाग है ग्रसनी का वो क्या हो जाएगा, नासाग्रसनी। और मुख के अंदर जो ग्रसनी का भाग है वो क्या हो जाएगा, मुख ग्रसनी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पश्चात मतलब ये 2 भाग हो गए, एक तो नासाग्रसनी और एक मुख ग्रसनी। अब इसके पश्चात मैं आपको इस ग्रसनी के विभिन्न भागों के बारे में बताना चाहूंगा। तो विभिन्न जो भाग होते हैं ना, मतलब 2 भाग हो गए, ग्रसनी के 2 भाग हो गए। एक भाग तो कौन सा हो गया,
नासा ग्रसनी, और दूसरा कौन सा हो गया, मुख ग्रसनी। इसके अलावा ग्रसनी के अंदर, ग्रसनी के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं या 4 छिद्र होते हैं, 4 भाग या छिद्र होते हैं, मतलब 4 छिद्र होते हैं ग्रसनी के अंदर। और ग्रसनी कहां से कहां तक का भाग है, मुख गुहा के पृष्ठ भाग से ग्रसिका तक का भाग है। तो कहने का मतलब है जो पहला भाग है वो तो क्या है अपना ग्रसिका द्वार, क्या है, ग्रसिका द्वार। ग्रसनी का पहला भाग क्या हो गया, ग्रसिका द्वार हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब है जो मुख गुहा के अंदर पाचन हो गया, पाचन होने के पश्चात जो भोजन का स्वरूप जो बोलस है, उस बोलस को जैसे अपन निगलते हैं तो जिस द्वार के द्वारा, कहने का उसके पृष्ठ भाग में ग्रसनी के जिस भाग के द्वारा भोजन को निगला जाता है ना, वो भाग क्या हो जाएगा, ग्रसिका द्वार हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया ग्रसिका द्वार क्या करता है, भोजन को निगलने का कार्य, भोजन को निगलने का कार्य करता है, ठीक है। उसके पश्चात जो दूसरा भाग होता है, वो दूसरा भाग क्या होता है अपना घाटी द्वार, क्या होता है, घाटी द्वार, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लोटिस, क्या बोलते हैं भाई, ग्लोटिस बोलते हैं। अब ये घाटी द्वार क्या काम करता है, ये करता है जैसे ही अपने ग्रसनी के ग्रसिका द्वार द्वारा भोजन को निगलते हैं, तो भोजन को निगलते हैं तो मतलब अधर भाग की तरफ एक छिद्र पाया जाता है, और इस छिद्र को अपन क्या बोलते हैं, घाटी द्वार बोलते हैं। और ये घाटी द्वार क्या होता है, ग्रसनी और ग्रसिका के बीच में पाया जाता है, और यह किससे, श्वसन मार्ग से, कहने का मतलब जुड़ा होने के कारण मतलब एक समस्या होती है। वो समस्या क्या होती है कि यह श्वसन मार्ग के साथ जुड़ा होने के कारण कि जो भोजन के कणों को जो अपन निगल रहे हैं, या भोजन के जिस भाग को मतलब पाचन के पश्चात जिस भाग को निगल रहे हैं, उस भाग मतलब उस भोजन के जो कण है वो श्वसन नलिका के अंदर प्रवेश ना कर पाए, इसलिए ये जो घाटी द्वार होता है, इस घाटी द्वार के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। घाटी द्वार के ऊपर क्या पाया जाता है, एक ढक्कन पाया जाता है, एक उपास्थि द्वारा निर्मित ढक्कन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी द्वार या घाटी ढक्कन बोलते हैं। तो इस घाटी द्वार के ऊपर उपास्थि से जो निर्मित पाया जाता है ना, निर्मित जो भाग पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं बने, घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि इस घाटी द्वार के पास में जो जुड़ा हुआ जो श्वसन मार्ग है, उसके अंदर भोजन के कणों को जाने से रोकने का कार्य किसका होता है, घाटी ढक्कन का होता है। तो कहने का मतलब ग्रसनी के एक भाग हो गया ग्रसिका द्वार, जो ओनली क्या करता है, भोजन को निगलने का कार्य करता है। उसके पश्चात दूसरा जो द्वार आता है उसको क्या बोलते हैं, घाटी द्वार या ग्लोटिस बोलते हैं। चूंकि ये ग्रसनी और ग्रसिका के मध्य में पाया जाता है, तो ये श्वसन मार्ग से जुड़ा होने के कारण से एक समस्या रहती है कि जो भोजन अपन निगल रहे हैं, वो भोजन के जो कण है वो श्वसन नलिका में प्रवेश ना कर पाए। इसके लिए इस घाटी द्वार के ऊपर एक उपास्थि से निर्मित, अस्थि नहीं, उपास्थि से निर्मित एक तंतु पाया जाता है, या फिर एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस कहते हैं। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये मतलब कि छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि घाटी ढक्कन अर्थात एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, मतलब आहार नाल के अंदर एपिग्लोटिस का क्या कार्य है। तो आपका जवाब क्या होगा कि श्वसन मार्ग के अंदर अर्थात श्वसन नलिका के अंदर भोजन के कणों को जाने से रोकने का कार्य। क्योंकि ये उपास्थनुमा क्या करता है, ये घाटी के ऊपर, घाटी द्वार के ऊपर है, वो इस प्रकार से ढका हुआ रहता है, तो ऐसे में भोजन कण है वो इसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। फिर इसके पश्चात तीसरा जो भाग होता है वो क्या होता है, अपनी युस्टेकी नलिकाएं, युस्टेकी नलिकाएं। भाई देखो ये भाग तो वैसे कान का है, मतलब कान के आसपास पाई जाती है युस्टेकी नलिकाएं, लेकिन अपन क्या है, क्योंकि अपन मुख गुहा के बाद में ग्रसनी पढ़ रहे हैं, तो ग्रसनी का हमने बताया था कि वेलेम पेलेटाई है, वो ग्रसनी को 2 भागों में बांटता है, एक नासा ग्रसनी और एक मुख ग्रसनी। तो ये नासा ग्रसनी है, मतलब अर्थात नाक के आसपास का। तो हमारे कहने का मतलब है कि ये जो बगल भाग होते हैं, पार्श्व भाग होते हैं मुख गुहा के पास और कंठ के आसपास, कंठ के आसपास के ये जो पार्श्व भाग होते हैं, इसके अंदर क्या है, युस्टेकी नलिकाएं, जो कि मतलब कि इसको ग्रसनी को किससे जोड़ती हैं, मध्यकर्ण से जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं, मध्यकर्ण से। तो कहने का मतलब
नलिकाएं, आप इस प्रकार से इनको शॉर्ट में समझ सकते हैं। ये नलिकाएं ग्रसनी को मध्य कर्ण, चूंकि देखो कर्ण के 3 भाग होते हैं, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण और आंतरिक कर्ण, तो मध्य कर्ण से जोड़ने का कार्य करती हैं। कौन? युस्ते की नलिकाएं। ठीक है, चूंकि मुख भाग के पार्श्व भाग के अंदर पाई जाती हैं, तो ये मतलब मुख ग्रसनी का भाग हो गया। फिर उसके पश्चात चौथा जो द्वार है या जो भाग है किसका? ग्रसनी का। वो चौथा द्वार क्या होता है? चौथा द्वार होता है अंतःनासा छिद्र होता है। अंतःनासा छिद्र कहने का मतलब क्या हो गया भाई? आंतरिक रूप से, अर्थात नासा छिद्र। भाई नाक के जो विभिन्न भाग होते हैं, भाई नासा छिद्र होता है, जैसे नाक के बाहरी जो भाग होता है जिसके द्वारा वायु है, वातावरण से जो वायु है वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ग्रसनी का जो पृष्ठ भाग बताया था मैंने, वो कौन सा था भाई? अधर भाग तो क्या था? मुख ग्रसनी, और पृष्ठ भाग क्या था? नासा ग्रसनी। तो कहने का मतलब है भाई ग्रसनी का जो चौथा भाग है अंतःनासा छिद्र, वो किसमें खुलता है? हमारे नासा मार्ग से जुड़ा हुआ रहता है, अर्थात नासा द्वार से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से जो अपने आहार नाल के मान लो या पाचन तंत्र के मान लो 3 मतलब कि शुरू से अपन विभिन्न भाग हमने देखे थे। पहला था मुख है, उसके पश्चात हुआ मुख गुहा के अंदर क्या है? दांत, जीभ है, ये इन सब का अध्ययन किया। उसके बाद ही ग्रसनी, और ग्रसनी के अंदर अपने मुख्य रूप से पढ़ा कि ग्रसनी के 2 भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है मुख ग्रसनी, एक हो जाता है नासा ग्रसनी, और फिर इसके पश्चात ये इनके 4 मतलब कि भाग हो गए, 4 छिद्र हो गए। पहला हो गया ग्रसिका द्वार, दूसरा हो गया घाटी द्वार, तीसरा हो गया युस्ते की नलिकाएं, और चौथा हो गया अंतःनासा छिद्र। इसके पश्चात ग्रसनी के बाद में एक मतलब छोटा सा जो भाग है इसके आगे का, ग्रसिका, बहुत छोटा है भाग, उसके अपन चर्चा करते हैं कि ये ग्रसिका है जिसको अपन बोलते हैं ओइसोफेगस। ये ग्रसिका है, वो ग्रसिका नली तो होती है, एक फूड पाइप होती है, लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि भाई जैसे विभिन्न भाग होते हैं, तो यहाँ पर सिर्फ उसमें कोई भाग नहीं होते। ग्रसिका क्या होती है? एक पतली नली होती है, फूड पाइप होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। तो चौथा भाग है अपना क्या है? ग्रसिका। ग्रसनी के बाद में क्या है? ग्रसिका है, ओइसोफेगस। हाँ, इसके बारे में मुख्य बातें क्या हैं? पहली बात है यह है 25 सेंटीमीटर लंबी नलिकाकार संरचना होती है। ठीक है, और किसके बीच में होती है? ऊपर का भाग तो क्या हो जाएगा? ग्रसनी, और इसके नीचे का भाग क्या हो जाएगा? आमाशय। तो यह ग्रसनी व आमाशय के मध्य में पाई जाती है, या फिर यूं कह दीजिए कि यह ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का काम करती है। तीसरी जो बात है वो मुख्य बात यह है कि ये वो लंबी भोजन की नली होती है, अर्थात इसमें ग्रसनी से भोजन है ना वो इसके माध्यम से होता है, वो आमाशय में जाता है, किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता। और इसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर पाचन ग्रंथियों का क्या होता है? अभाव। तो आप ये कह सकते हैं कि पाचन ग्रंथियों का अभाव होने के कारण इस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी मुख्य बातें किसकी? ग्रसिका की। तो ग्रसिका किससे? ऊपरी भाग से तो ग्रसनी से जुड़ेगा, और निचला भाग किससे जुड़ेगा? आमाशय। और आमाशय के अपने मतलब कि आगे पढ़ेंगे, आमाशय के 3 भाग होते हैं। तो मतलब ये ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का काम करता है। 25 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, नलिकाकार संरचना होती है, एज ए फूड पाइप होती है, और यह किससे? ग्रसनी और आमाशय के मध्य पाई जाती है। पाचन ग्रंथियों का अभाव होता है, पाचन ग्रंथियों का अभाव होने के कारण मतलब इसके अंदर क्या होता है? पाचन की क्रिया नहीं होती है, और इसका अंतिम भाग वो आमाशय में खुलता है। तो अगले जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर अपने आमाशय के विभिन्न भागों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से इनका अध्ययन करती रहिए और मतलब अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।